हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल में सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कोर्स की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर 5 में इस चीज़ को स्टडी करेंगे कि डिफेक्ट प्रिवेंशन क्या चीज़ होती है। अगर आपको याद हो तो इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने डिफेक्ट रिमूवल को पढ़ा था और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेक्ट प्रिवेंशन को। तो अगर मैं इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि डिफेक्ट रिमूवल का मतलब ये होता है कि एक डिफेक्ट जो कि आ चुका है उसको आप वापस रिमूव करें, और उसके लिए मेथड पढ़े गए थे इंस्पेक्शन और टेस्टिंग। और डिफेक्ट प्रिवेंशन का मतलब ये होता है कि उसको आने ही ना दिया जाए। तो बेसिकली इन दोनों के कम्बिनेशन से ही आपकी सॉफ्टवेयर की क्वालिटी अश्योर हो पाती है कि या तो आप सॉफ्टवेयर के अंदर डिफेक्ट को आने ही ना दो, यानी कि डिफेक्ट प्रिवेंशन करो, और अगर आ जाए तो उसको रिमूव करो, यानी कि डिफेक्ट रिमूवल वाले मेथड्स की तरफ जाओ। अब डिफेक्ट प्रिवेंशन के अंदर अगर आप चले जाते हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं, आप उनको फॉलो करते हो तो डिफेक्ट प्रिवेंशन पॉसिबल हो पाती है। और डिफेक्ट रिमूवल की तरफ आप चले जाते हो तो उसके अलग अलग तरीके हैं, अगर आप उनको फॉलो करते हो तो आप इजीली डिफेक्ट को रिमूव कर पाते हो। प्रिवेंशन करने के बाद रिमूवल की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसलिए कि हमारा काम है कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को हर तरह से अश्योर करने की कोशिश करें। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन के सारे असूल फॉलो करने के बाद भी कई दफ़ा कोई ना कोई एरर जो है वो फ्लो करके आ ही जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर। तो चलो, आपके पास आ जाने के बाद डिफेक्ट रिमूवल का एक ऐसा मेथड होता है कि आ ही गया है तो उसको हम निकाल भी देंगे। तो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस अगर देखा जाए तो सारी की सारी रिमूवल और प्रिवेंशन के अंदर ही घूमती है, और कभी हम रिमूवल की अच्छी स्ट्रैटेजीज़ देख रहे होते हैं और कभी हम प्रिवेंशन की अच्छी स्ट्रैटेजीज़ देख रहे होते हैं। तो आज हम डिफेक्ट प्रिवेंशन के हवाले से कुछ बात करते हैं कि वो क्या है और कैसे अप्लाई हो सकती है। तो डिफेक्ट रिमूविंग के बारे में तो जैसे मैंने आपको बता ही दिया पहले कि वो इंस्पेक्शन और टेस्टिंग से जो है पॉसिबल हो सकती है। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो आज हम वो उसको स्टार्ट करेंगे, और उसके बारे में सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है वो आप इसलिए भी कर रहे होते हो कि डे फर्स्ट से ही आपकी जो सॉफ्टवेयर की क्वालिटी है आपका फोकस उसके ऊपर चला जाए और आप उसको मेंटेन कर सको। अब डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है वो उतनी ज़्यादा आसान नहीं है जैसे कि डिफेक्ट रिमूवल थी, क्योंकि उसके अंदर तो कुछ प्रैक्टिकली अप्रोचेस थी, इंस्पेक्शन कर ली और रिमूवल कर लिया, या फिर टेस्टिंग कर ली और रिमूवल कर लिया। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि इसको भी बड़ा आसान और सिंपल वे में इस तरीके से पढ़ें कि आपको महसूस ही ना हो कि डिफेक्ट प्रिवेंशन भी कुछ मुश्किल चीज़ है। तो डिफेक्ट प्रिवेंशन की अगर हम फिलॉसफी की बात करें तो वो बड़ी सिंपल सी है। वो ये कहती है कि अगर आपको ये लगता है कि एरर आने के जो सोर्सेज हैं वो जो है ह्यूमन हो सकता है, यानी कि इंसान की गलती की वजह से एरर आ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है कि वो इंसान या वो ह्यूमंस जो कि आपके सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं उनकी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे फोकस करें। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि आपके डिज़ाइन में या इम्प्लीमेंटेशन में मसले इसलिए आए हैं क्योंकि आप जो स्पेसिफिकेशंस थी आप उनसे हट गए हैं, आप उनसे दूसरी तरफ चले गए हैं, आप उनको मुकम्मल तौर पे फॉलो नहीं कर सके, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आप फॉर्मल मेथड्स का इस्तेमाल करें। यानी कि अब इस पॉइंट को मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर देता हूँ सिंपल लैंग्वेज में। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि आपने कुछ चीज़ों को स्पेसिफाई किया होता है, यानी कि लिखा हुआ होता है, यानी कि रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं अपने कस्टमर से लेकर, लेकिन रिक्वायरमेंट लिखने के बावजूद भी जब आप डिज़ाइन बनाते हो और इम्प्लीमेंटेशन करते हो तो आप को एंड पे जाके पता चलता है कि आप रिक्वायरमेंट से काफ़ी दूर निकल गए हो, आप उनसे हट गए हो, आपने एक्चुअली वो काम किया ही नहीं जो कि सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट में कहा गया था। अब ऐसा इस वजह से हो रहा होता है क्योंकि जो आपका कस्टमर आता है वो पूरा का पूरा ट्रेंड नहीं होता। वो रिक्वायरमेंट जब देता है नेचुरल लैंग्वेज में तो शायद आप समझ नहीं पाते। आपने जो लिखा आप उसी की बेस पे डिज़ाइन करोगे और उसी डिज़ाइन की बेस पे इम्प्लीमेंटेशन करोगे, लेकिन आपने लिखा ही शायद गलत हो। समटाइम ऐसा भी हो जाता है। तो अगर आप स्पेसिफिकेशन से हट जाते हैं तो प्रॉब्लम्स आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप फॉर्मल मेथड्स की तरफ जा सकते हैं। वो क्या है आगे हम देखेंगे। अगर आपको ये लगता है कि आप तीसरी फ़िलासफ़ी ये है कि अगर आपको ये लगता है कि आपके पास जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो मसले आ रहे हैं अगर किसी भी इन्वायरमेंट में, तो आप उनको दूर करने के लिए कुछ टेक्नोलॉजीज़ मॉडर्न किस्म की आ चुकी हैं, आप उनको अडॉप्ट कर सकते हैं और उनको अडॉप्ट करने से आपकी वो प्रॉब्लम्स और मसाइल दूर हो जाएंगे। तो आपको उनको अडॉप्ट करने में कभी भी देर नहीं करनी चाहिए, आप उनको फ़ौरन अडॉप्ट कर लें। तो सिंपल सी बात है, डिफेक्ट प्रिवेंशन की फ़िलासफ़ी 3 चीज़ों पे चलती है। अगर
मसले या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ह्यूमन की वजह से, तो पॉइंट नंबर 1 उसकी ट्रेनिंग पे फोकस करो। अगर मसले आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफेक्ट्स आ रहे हैं इस वजह से कि आप स्पेसिफिकेशन से हट जाते हैं, तो फॉर्मल मेथड्स पे फोकस करो। अगर प्रॉब्लम्स इस वजह से आ रहे हैं कि आप पुरानी टेक्नोलॉजीज़ पे हैं और नई टेक्नोलॉजीज़ पे जाने से प्रॉब्लम्स आने के चांसेस कम हो सकते हैं, तो फ़ौरन नई टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करो। तो से इन 3 सिंपल चीज़ें हैं और मैं इनको हमेशा ऐसे ही कहता हूँ कि सादा सी बात है, 3 काम कर लो। अपने स्टाफ को ट्रेन कर लो, फॉर्मल मेथड यूज़ कर लो और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मूव कर जाओ, तो आपकी डिफेक्ट प्रिवेंशन जो है पॉसिबल हो जाएगी। तो अब हम थोड़ी सी इसकी डिटेल में चलते हैं। अगर हम एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के हवाले से बात करें तो बेसिकली एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल कैन हेल्प देम कंट्रोल, मैनेज एंड इम्प्रूव दी वे दे वर्क। ठीक हो गया। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स जो कि किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, जब आप उनको ट्रेन कर दोगे तो वो ट्रेनिंग उनको हेल्प करेगी अपने सॉफ्टवेयर को एक कंट्रोल्ड एंड मैनेज्ड वे में लेके चलने से। और जब काम कंट्रोल एंड मैनेज वे में चलता है तो इम्प्रूव हो जाती है उसकी क्वालिटी। सिंपल सी बात है। फोकस ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, प्रोडक्ट एंड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज, यानी कि जो आपका प्रोडक्ट है जो आप बना रहे हैं उसके बारे में आप अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को मुकम्मल तौर पे आप उसके प्रोडक्ट के और उस डोमेन यानी कि जहाँ पे वो चलता है, जो जिस एनवायरनमेंट के लिए तैयार किया जाता है, उसके बारे में मुकम्मल तौर पे आप जो है अपने पर्सनल्स को अपने सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल्स को जो है ट्रेनिंग दीजिए। नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स, यानी कि ये पॉइंट ये है कि जो आपके पास जो आप टेक्नोलॉजी और टूल्स यूज़ करने वाले हैं उसके बारे में उनको ट्रेन कीजिए। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो एक जनरल नॉलेज होता है और जो उससे उनको जो है हमेशा इक्विप्ड रखें, उनके पास वो होना चाहिए। और ये डेफिनेटली एक्सपीरियंस के साथ आता है, तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होंगे तो वो काफ़ी हेल्प करेंगे। तो अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपको ज़रा सादा लफ्ज़ों में डिफाइन कर दूँ। फॉर एग्जांपल, आप पॉइंट नंबर 1 की बात करता हूँ, प्रोडक्ट एंड डिमांड स्पेसिफिक नॉलेज। फॉर एग्जांपल, आप एक कंपनी जो कि अकाउंट्स का काम करती है, आप उनके लिए सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं। अब आपको क्या पता कि उस कंपनी के काम करने के प्रोसीजर्स क्या हैं, आपको क्या पता कि वो प्रोडक्ट किस किस्म की कैलकुलेशंस, आपका कस्टमर उस प्रोडक्ट से किस किस्म की कैलकुलेशंस और किस किस्म के अकाउंट्स मैनेज करवाना चाह रहा है। और आपको जब ये सब कुछ पता ही नहीं है तो आप उसके लिए सॉफ्टवेयर कैसे बनाएंगे, मुश्किल हो जाती है। और अगर बनाने की कोशिश भी करेंगे तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो सिंपल सा फार्मूला है, कोशिश ये कीजिए कि अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जिनको आप उस प्रोजेक्ट पे उस सॉफ्टवेयर बनाने की जिम्मेदारी देने वाले हैं, आप उनको उस डोमेन में, उस एनवायरनमेंट में भेजें ताकि वो उन लोगों के साथ रह के आएँ जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनवाना है, उनके काम करने के पैटर्न्स देख के आएँ, उनके उस डोमेन को, उस इन्वायरमेंट को समझ के आए और वो किस किस्म की प्रोडक्ट उनकी ज़रूरत है उसको समझ के आए। तो जब वो मुकम्मल नॉलेज लेके आएंगे तो बहुत अच्छी प्रोडक्ट बनाएंगे। दूसरी चीज़, नॉलेज अबाउट डेवलपमेंट मेथडोलॉजी, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। देखें, होता यह है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो होते हैं वो डिफरेंट किस्म के इन्वायरमेंट में काम करने के आदी होते हैं। तो आप लोगों को, एक सॉफ्टवेयर कंपनी वालों को हमेशा इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि आपकी जो टीम है वो अगर अभी तक लेट से जावा के ऊपर काम कर रही थी और अब आपको नया टूल या नया सॉफ्टवेयर .NET प्लेटफॉर्म या C# पे बनाने की ज़रूरत पड़ रही है, तो क्योंकि जावा और C# दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मुशाबियत रखते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के सेम है, तो आप ये कंसीडर ना कीजिए कि क्योंकि डेवलपर्स हैं तो जावा जानते थे तो C# में भी काम कर लेंगे। इससे आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। आप उनको प्रॉपरली C# के लिए ट्रेनिंग दें। हाँ, उनको ट्रेन करने में इतना टाइम डेफिनेटली नहीं लगेगा जितना कि बिल्कुल ही एक न्यू स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि वो प्रोफेशनल्स हैं। आप उनको कुछ छोटी मोटी 3, 4, 5 दिन की वर्कशॉप्स करा के ईजीली .NET प्लेटफॉर्म पे मूव करवा सकते हैं। .NET की टेक्नोलॉजी, टूल्स और मेथडोलॉजी उनको अडॉप्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। जब वो चीज़ कर लेंगे तो वो आसानी से उस पर काम कर सकेंगे। सिंपल सी बात ये है। तीसरे नंबर पर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज एंड एक्सपर्टीज़, इनका होना बहुत ज़्यादा लाजमी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन टूल से थोड़ा सा जो ताल्लुक़ है वो थोड़ा सा अलग सा होता है। मिसाल के तौर पे ये नहीं है कि आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो नॉलेज है वो टूल डिपेंडेंट है, वो एक ओवरऑल नॉलेज होता है। और वो आगे आप कोई भी टूल्स यूज़ कर रहे हो, चाहे आप जावा यूज़ कर रहे हैं, C# यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई और किसी किस्म के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। वो ओवरऑल एक ही नॉलेज होता है और वो हर जगह पे
अप्लाई हो सकता है, तो वो आपकी टीम का जो नॉलेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने का वो जो है अप टू डेट होना चाहिए, ताकि वो किसी भी टेक्नोलॉजी पे काम करें तो रूल्स एंड रेगुलेशन पे, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन उनको अच्छे तरीके से फॉलो करके काम कर सकें। और एक्सपर्टीज़, यानी कि उनके पास एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए, और अगर आपका स्टाफ बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं है तो एटलीस्ट उनको लीड करने वाला एक्सपीरियंस बंदा होना चाहिए, ताकि वो उनको एक्सपर्ट बना सके टाइम टू टाइम। ठीक हो गया, तो ये आपकी ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात हो गई। फिर अगर हम फॉर्मल मेथड्स की बात करें, जो कि आपको इसलिए चाहिए होते हैं ताकि आपकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो प्रॉपरली फुलफ़िल हो सकें और आप उनके मुकम्मल तौर पे जो है फॉलो कर सकें, तो उसके लिए आपके फॉर्मल मेथड्स होते हैं। और फॉर्मल मेथड बेसिकली किस तरीके से काम करते हैं कि ये कुछ मैथमेटिकल वेज होते हैं जिनको आप ऐसे अप्लाई करते हो अपनी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन के ऊपर कि उसमें गलती के चांसेस या तो रहते ही नहीं है या फिर कम से कम हो जाते हैं। फॉर्मल मेथड्स के अंदर आपकी एक फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस आ जाती हैं और फॉर्मल वेरिफिकेशन आ जाती है, यानी कि फॉर्मल वे में आप चीज़ों को स्पेसिफाई करते हो, लिखते हो और उसके बाद उनको वेरीफाई कर लेते हो, क्योंकि वो लिखी हुई फॉर्मल वे में होती हैं तो उनको वेरीफाई करना जो है बहुत आसान हो जाता है। और यहाँ पे भी ये बात लिखी है स्लाइड में कि फॉर्मल मेथड प्रोवाइड्स अ वे टू एलिमिनेट सर्टेन एरर सोर्सेज एंड टू वेरीफाई द एब्सेंस ऑफ द रिलेटेड फॉल्ट्स। चलें अब हम आगे चलते हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एंड वेरिफिकेशन के टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम, तो थोड़े से ज़रा एक्टिव होकर बैठ जाएँ। और ये थोड़ा सा टेक्निकल भी हो सकता है, तो अगर आप एक्टिव होंगे तो ज़रूर समझ आ जाएगा, और मैं भी कोशिश करूँगा कि बड़े सादा लफ्ज़ों में समझाऊं। तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज कंसर्न विद प्रोड्यूसिंग एन अनएम्बिगियस सेट ऑफ प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन सो दैट कस्टमर रिक्वायरमेंट, environmental constraints, design intentions are correctly reflected and reduce the chance of accidental fault। अब फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या करती है? फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का मेन गोल यही होता है कि वो जब चीज़ों को स्पेसिफाई करे, आपके सामने लिखे सॉफ्टवेयर बनाने से पहले उस सॉफ्टवेयर के बारे में चीज़ों को जब बयान करे तो फॉर्मल वे में वो इस तरीके से बयान करे कि उसके अंदर कस्टमर क्या चाहता है, उसके एनवायरनमेंट के अंदर किस किस्म के कंस्ट्रेंट हैं और डिज़ाइन के इंटेंशन क्या है, वो किस किस्म के डिज़ाइन चाहता है, ये चीज़ें खुल के इतने अच्छे तरीके से, इतने क्लियर तरीके से, इतने वाजिया तरीके से आपके सामने आ जाएं कि फिर एक्सीडेंटल फॉल्ट्स होने के चांसेस ही ना रहें। चीज़ों को इस तरीके से लिख दिया जाए कि उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहे कि एक्सीडेंटली ओहो यार ये तो रह गया, ये तो ऐसे करना था और हम नहीं कर सके, जहन में नहीं रहा, असल में लिखा था लेकिन नज़र नहीं गई, ये वाले प्रॉब्लम्स निकल जाए। ठीक है ना। फॉर्मल मेथड्स आर एक्चुअली मैथमेटिकल टेक्निक फॉर द स्पेसिफिकेशन, एनालिसिस एंड एक्सेट्रा। We can use logical gates proposition as a formal method also for the requirement specification। ठीक हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से काम होता है। तो फॉर्मल मेथड की एक एग्जांपल है, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर का जो थीमिंग है, कोई एक कस्टमर है वो आपसे सॉफ्टवेयर बनवा रहा है और उसका जो थीम है उसके रेलिवेंट उसने एक रिक्वायरमेंट दी है, द कलर ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी वाइट एंड द बटन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी इन स्काई ब्लू कलर। अब ये एक स्टेटमेंट है। अब हो सकता है कि आपने इस स्टेटमेंट को एक दफ़ा पढ़ लिया और आपके माइंड में बात ये रह जाए कि यार जो सॉफ्टवेयर का कलर है वो वाइट रखना है, बस इसने यही बात बताई है, और आप सॉफ्टवेयर बनाते जाएं और अपनी मर्ज़ी से कहीं पे रेड बटन लगाएं, कहीं ग्रीन लगाएं, कहीं ब्लू लगाएं, ये माइंड से निकल जाती हैं चीज़ें। या फिर जब टीम में काम हो रहा होता है तो टीम के हर मेम्बर तक ये पूरी की पूरी रिक्वायरमेंट किसी वजह से नहीं पहुँच पाती या मुकम्मल तौर पर फॉलो नहीं हो पाती, तो इसको किस तरीके से आप लेके चल सकते हैं लॉजिकल गेट्स के थ्रू। अब अगर आप गौर करें तो इसमें बातें दो लिखी हुई हैं, द कलर ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी वाइट, फिर उसके बाद एंड द बटन ऑफ द सॉफ्टवेयर शुड बी इन स्काई ब्लू कलर। अब इसके अंदर बेसिकली दो बातें हैं और उन दोनों बातों के बीच में एंड है। ठीक है। अब एंड का मतलब ये कि आप यहाँ पे एंड गेट इस्तेमाल कर सकते हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में कि कलर वाइट होना चाहिए और बटन्स स्काई ब्लू कलर के होने चाहिए। तो अब अगर हम इसको लॉजिकल गेट्स की तरफ कन्वर्ट करने की बात करें तो हमें इस रिक्वायरमेंट में से दो स्टेटमेंट्स मिलती हैं, इज़ द सॉफ्टवेयर कलर वाइट, और इसके ऊपर हमारे दो जवाब हो सकते हैं, या तो ट्रू या फिर फॉल्स, यानी कि या तो कलर वाइट है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद इज़ द बटन्स कलर स्काई ब्लू, अब इसके ऊपर भी दो आंसर मिल सकते हैं कि या तो है या फिर नहीं है। अब आपने क्या किया कि आपने इस एक रिक्वायरमेंट से दो स्टेटमेंट्स निकाल ली और उनके दोनों पॉसिबल आउटकम्स लिख के रख लिए। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स के ऊपर क्योंकि उसने कहा था और, तो डेफिनेटली आप इसको फॉलो करते हुए एंड गेट लगाएंगे। तो अब जब आप इसके ऊपर एंड गेट लगाते हैं तो आप जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सबको यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते हैं। इज़ द सॉफ्टवेयर कलर वाइट, और अगर ये बात ट्रू है तो फिर एंड इज़ द बटन
बटन्स कलर स्काई ब्लू, और अगर ये बात भी ट्रू है तो आपका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वो ट्रू ही आएगा। इसके अलावा अगर ये पहला ट्रू है और दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि ये एंड गेट की रिक्वायरमेंट है। दूसरा पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है तब भी फॉल्स हो जाएगा, दोनों फॉल्स हैं तब भी फॉल्स हो जाएगा। तो आप अगर अपनी रिक्वायरमेंट्स को देख लें कि कहाँ कहाँ एंड गेट लग रहा है, कहाँ कहाँ और गेट लग रहा है, और हर रिक्वायरमेंट को इतना ब्रेक डाउन कर दें कि वो अल्टीमेटली उसका आंसर येस और नो में दिया जा सके, और जहाँ जहाँ उसमें एंड और यूज़ हो रहा है वहाँ पे आप लॉजिकल गेट लगा लें और एक्सेल की शीट में इस तरीके से अपनी सारी रिक्वायरमेंट्स को लिख लें, और जो जो रिक्वायरमेंट पूरी करते चले जाएं उसके अंदर ट्रू फॉल्स करते चले जाएं। तो जब आप एंड पे रिजल्ट देखेंगे हर एक रिक्वायरमेंट का तो आपको पता चल जाएगा कि जो जो ट्रू हैं वो फुलफ़िल हो चुकी हैं, और जो जो ट्रू नहीं है वो डेफिनेटली अभी मुकम्मल तौर पे फुलफ़िल्ड नहीं हुई हैं। तो आप उस पर दोबारा से फोकस कर सकते हैं। तो आई होप सो कि ये मैसेज जो मैं यहाँ से आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो बात मैं आपको कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो मैं मुकम्मल तौर पे कन्वे कर चुका हूँ कि किस तरीके से आप फॉर्मल मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। तो जब फॉर्मल मेथड को यूज़ करते हुए आपने रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई किया तो वो ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में स्पेसिफाई हो गई, और उसके बाद जब आपने फॉर्मल मेथड्स को यूज़ करते हुए सबको स्पेसिफाई कर दिया तो इंतहाई फॉर्मल वे के अंदर वो वेरीफाई भी हो गई सिर्फ ट्रू एंड फॉल्स की शक्ल में। और जहाँ जहाँ पे आपके आंसर नहीं आए अभी तक फाइनल, तो आप वहाँ पे फोकस करके उन चीज़ों को दोबारा से कवर कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हर एक रिक्वायरमेंट को आप ब्रेक करें और उसको फॉर्मल वे में रिप्रेजेंट करें और उसके बाद लिखते चले जाएँ, तो आपका जो डिफेक्ट आने के चांसेस हैं वो काफ़ी कम हो सकते हैं। तो ये एक मेथड था जो कि मैंने आपको बताया। पहले ये कि ट्रेनिंग किस सेंस में की है, क्योंकि उसकी फ़िलासफ़ी जो थी डिफेक्ट प्रिवेंशन की वो 3 स्टेजेस पे थी। पहले स्टाफ ट्रेन करो, तो उसको मैंने मुकम्मल एक्सप्लेन किया कि किस किस तरीके से और किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग देनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये थी कि आप फॉर्मल मेथड्स अडॉप्ट करो, तो फॉर्मल मेथड क्या होता है और किस तरीके से अडॉप्ट किया जाता है वो मैंने आपको बता दिया। और तीसरी चीज़ तो सिंपल है कि आपने जो टेक्नोलॉजीज़ हैं जिस पे आप काम कर रहे हो वो लेटेस्ट होनी चाहिए, और उनको टाइम टू टाइम आप इस तरीके से अडॉप्ट करते चले जाओ और उन टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करते चले जाओ जिनके अडॉप्ट करने से एरर आने के चांसेस कम हो सकते हैं। तो आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट प्रोवाइड करें। दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।